नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे सरकार वही चुनौतियां नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी पूर्ण बहुमत के 272 के आंकड़े से दूर है। ऐसे में सरकार भले ही एनडीए की बने, लेकिन बात अब शायद पहले जैसी नहीं होगी। अब पीएम मोदी के सामने कई बड़े चैलेंज होंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता का मूड पता चल चुका है। एनडीए को 543 में से 293 सीटें, तो वहीं इंडिया गठबंधन के खाते में 232 सीटें आई हैं। अकेले बीजेपी को सिर्फ 240 सीटें मिली हैं, जबकि उम्मीद 300 पार थी। बीजेपी के पास अब बहुमत नहीं है। ऐसे में एनडीए के सहारे सरकार बन तो जाएगी, लेकिन चुनौतियां भी काफी बढ़ गई हैं। कामकाजी फैसले लेते समय बीजेपी को सहयोगी दलों का ख्याल रखना होगा। तो आखिरकार कितना बड़ा चैलेंज होगा देश के प्रधानमंत्री के सामने अगले 5 साल सरकार को चलाना? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, वो आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के सामने एनडीए कुनबे को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। कानून और बिल में अब सरकार को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का भी ख्याल रखना होगा। नीतीश और नायडू बीजेपी के दोनों ही साझीदार उनकी प्राथमिकता वाले मुद्दों पर कभी एकजुट नहीं रहे हैं। ये दोनों नेता कीमत वसूलने में माहिर रहे हैं। अब स्पेशल राज्य का मुद्दा बड़ा बना रहेगा। दोनों ही नेता बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए पहले से ही स्पेशल राज्य की मांग करते रहे हैं। बीजेपी के सहयोगी दलों की विचारधारा उससे अलग है। कॉमन सिविल कोड, एनआरसी और जातिगत जनगणना पर मोदी सरकार को थोड़ा थम कर कदम बढ़ाने पड़ सकते हैं। 63 सीटों के इस झटके के बाद अब बीजेपी को पार्टी संगठन में भी बदलाव की ओर सोचना होगा। पीएम मोदी ने अपने विजयी भाषण में इसके संकेत दिए कि उनकी सरकार बड़े फैसले लेगी, लेकिन ये 5 साल मोदी मैजिक की चमक को फिर से वापस लाने के भी होंगे। मोदी सरकार को अपनी नीतियों को धरातल पर उतारना पड़ेगा। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा में विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन का दबाव रहेगा। चलिए, तो सरकार तो वही है, चुनौतियां थोड़ी सी बढ़ जाएंगी। और चुनौतियां क्यों बढ़ जाती हैं वो हम आपको बता चुके हैं, और एक बार फिर से बता देते हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार एक तो साझेदारी के मामले में, राजनीति में इनको देख लीजिए, कभी भी ना एकदम मेल खाते हुए दिखे नहीं है पीएम मोदी के साथ या भारतीय जनता पार्टी के साथ। रहे जरूर है, लेकिन एक विचारधारा भी एक मायने रखती है ना। बातचीत आपकी कैसी हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अलग चीजें नहीं है। ये दोनों जो धुरंधर हैं राजनीति के, इनके सामने ये भी देखना होगा कि कीमत वसूलने में और बहुत सारी चीजों को बनाने बिगाड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं। तो महत्वपूर्ण यहाँ पे ये होता है कि शायद ये नहीं होते तो शायद आज कुछ और भी होता। तो कहीं ना कहीं ये जो एक क्षेत्रीय दल बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में दिखे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है या पीएम मोदी का सवाल है, कहा जा रहा है कि वो 8 जून को शपथ ले सकते हैं, एक बार फिर से वही प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इन तमाम बातों के बीच में चुनौतियां उनकी वाकई में बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और कुछ टास्क होंगे जो उनको करने होंगे। अब कोई भी बिल होगा, कोई भी कानून होगा, किसी भी चीज पर अकेले एक आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपको अपने इन 2 सहयोगियों से बात आपको करनी पड़ेगी, और यदि नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल हो सकती है। यानी अब सिर्फ एक एकला चलो वाली बात नहीं होगी। आपको इनको समझ के हमेशा हर जगह पे ध्यान देना पड़ेगा। इस चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि सरकार तो वही बनती हुई दिख रही है, समझ लीजिए कि बन ही गई, लेकिन चुनौतियां जरूर नहीं है। उनका क्या कुछ कहना है। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक मनीष गुप्ता जी। मनीष जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं इंदुकांत दीक्षित जी। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले मनीष जी आपसे करना चाहती हूं। चलिए, जो हुआ, जैसा हुआ, जो भी परिणाम आए, लेकिन क्या इसकी कल्पना आपने की थी? क्योंकि हम कई चर्चाओं में बैठे हैं, बहुत अलग तरीके से हम चीजों को देख रहे थे और सबकी प्रतिक्रिया आती थी, लेकिन जो मामला आकर अटका, मुझे लगता है सरकार तो बन जाएगी, लेकिन चुनौतियां अब जो हैं सबको लेके चलने की, संभाल के चलने की, बहुत सोच विचार करके, कई सारे मुद्दे हैं, एनआरसी है और बहुत सारे फैक्टर्स पे जो काम करना था। जरूरी नहीं है जो पीएम मोदी सोच रहे हैं वो दूसरे उसका समर्थन करें। विचारधारा, मैंने फिर बोला, ये 2 धुरंधर ऐसे ही हैं जो कभी भी कहीं पे भी एकदम पीछे हो जाएंगे। तो ऐसे में ये कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं अब आने वाले समय के लिए?
देखिए, ये तो तय है कि सरकार की दिशा और दशा में परिवर्तन आएगा। अब परिवर्तन क्या आएगा? देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कोई नए नेता नहीं है, पुराने खिलाड़ी हैं और एनडीए से इनके पुराने संबंध रहे हैं। ये नए नए नहीं जुड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू एक तरफ एनडीए के संयोजक रह चुके हैं, तो नीतीश कुमार भी संयोजक रह चुके हैं। अब समझिए फर्क क्या है। फर्क यह है कि मुसलमानों से जुड़े मुद्दे, जातियों से जुड़े मुद्दे पर कोई निर्णय सरकार आसानी से नहीं लेगी। इसके अलावा कोई भी परिवर्तन होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। अब आप एक और बात समझिए राखी जी, इस समय के जो चुनाव में सबसे बड़ी जो नीड थी विपक्ष की एक साथ जुड़ने की, वो क्या थी? वो थी कैसे हम लोगों के खिलाफ, यानी इन नेताओं के खिलाफ मोदी जी भ्रष्टाचार के नाम पर जो कार्रवाई कर रहे थे, अब उनके हिसाब से गलत हो गई, मोदी जी के हिसाब से एजेंसी सब सही होगी। तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको रोकना, क्योंकि उन्हें लगता था इससे उनका अस्तित्व खतरे में है। जैसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जिस तरीके से जेल गए और उनकी पार्टी की जो दशा इस बार चुनावों में हुई है, स्पष्ट नजर आता है कि भ्रष्टाचार की छाया उन पर पड़ गई। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल पर भी भ्रष्टाचार की ऐसी छाया पड़ी कि उनकी पार्टी जो कम से कम अकेले 3 सीट जीतने की दावेदारी रखती थी, वो 0 पर आ गई। पंजाब में भी उनकी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं रही। तो ऐसे में मोदी जी भ्रष्टाचार रोकने की मुहिम में सभी विरोधियों को बुक कर रहे थे, लपेट रहे थे। इसमें इसको रोकने का प्रयास था ये चुनाव, जिसमें वो बहुत सफल नहीं रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के पास कम से कम इतना बहुमत तो है ही है कि अगर ये दोनों भी छोड़ देंगे तो भी किसी न किसी का जुगाड़ कर लेंगे, कोई ऐसी व्यवस्था बना लेंगे। मानो 20, 30, 40 पर वोट तो ऐसे भी हैं जो ना इधर है ना उधर हैं, तो वो अगर वोट नहीं भी देंगे तो 20 का रिक्वायरमेंट बीजेपी का भी कम हो जाता है, तो सब मिला के 10-12 का रिक्वायरमेंट हो जाता है। फिर मानो मन मार के अगर उद्धव ठाकरे को भी ले लिया जाए तब भी बात बन जाएगी। तो ऐसे में विपक्ष ये ना समझे कि वो फुल प्रूफ है। अभी तो अमित शाह खरीदारी पर निकले नहीं है, जब खरीदारी पर निकलेंगे तो क्या क्या खरीद लाएंगे नहीं पता है। ये एक मजाक में बात कही गई है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब भ्रष्टाचार रोकने की जो मुहिम है उसमें ना नीतीश कुमार ना चंद्रबाबू नायडू दोनों को फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि वो वाईएसआर के सारे भ्रष्टाचार को खोल के रख दें, ताकि अगले 10 साल तक जगन मोहन रेड्डी वापस उनके सामने सिर ना उठा सके। क्योंकि ये वही जगन मोहन रेड्डी हैं जिन्होंने चंद्रबाबू नायडू को 1 महीने की जेल कराई थी और उन्होंने कसम खाई थी कि जब विधानसभा में लौटूंगा तो मुख्यमंत्री बन के लौटूंगा। एक बात। और दूसरी बात, अब आते हैं उनकी तरफ, नीतीश कुमार की तरफ। नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के शुरुआत से विरोधी रहे हैं और आरजेडी के साथ कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी थी कि उनको झेलना था, वरना आरजेडी भ्रष्टाचार में कहीं कोई कमी नहीं कर रही थी। ऐसे में अब उनके पास चूंकि आरजेडी की संख्या बल भी उनसे कम है, वो निष्पक्ष निश्चिंत होकर घूम रही हैं। ये वही आरजेडी है जो जनता दल यूनाइटेड को समूची खा जाना चाहती थी, जिससे मुश्किल से बचाकर वो पार्टी को लाए हैं। तो ऐसे में वो एक अच्छा पद तो ले सकते हैं, कुछ मलाईदार मंत्री विभाग तो ले सकते हैं, लेकिन सरकार में कोई अड़ंगा डालेंगे ऐसा लगता नहीं। और मोदी जी का ऐसा नेचर भी नहीं है। वो कहेंगे आपको क्या चाहिए वो आप ले लो, लेकिन बाकी के कामों में अड़ंगा मत डालो। तो विकास की जो राजनीति है मोदी सरकार की, वो यथावत चलती रहेगी। देखिए, आपने कई बार देखा होगा मुसलमानों के गांव में भी 500 मकान मोदी जी के मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिले हैं। तो मोदी जी मुसलमानों के साथ कोई अलग से व्यवहार कर रहे हो ऐसा नहीं है। और जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी भी चाहेगी कि ऐसा चलता रहे, मुसलमानों हिंदुओं को बिना धर्म और जाति के आधार पर उनको चीजें मिलती रहे, तो उस काम में कोई रुकावट नहीं हो रही। चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे नल से जल योजना हो, चाहे आवास योजना हो। ठीक है। फिर चिंता की बात क्या थी? चिंता की कोई बात है ही नहीं। ठीक है। इंदुकांत जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी रखिए। इंदुकांत जी, देखिए जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें बहुमत तो नहीं है। हाँ, मैं ये कहूंगी एनडीए को हम यदि तमाम लोगों को मिलाकर देखें तो बहुमत कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ बीजेपी को यदि मैं आंकूं तो 240 पर सिमटी हैं। अब दोनों तरफ यदि हम तमाम दलों को देख लें
तो कब क्या होगा, हालांकि अभी फिलहाल जो स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम सब साथ हैं और एक बार फिर से पीएम मोदी ही हैं जो देश के प्रधानमंत्री होंगे, वो चेहरा होंगे। कई सारा ये भी कहा जा रहा है कि एक रिकॉर्ड जैसा हो जाएगा कि लगातार ये तीसरी बार उनको ये एक मौका मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो पहले की बात थी और अब की जो बात है उसमें डिफरेंस है। 2019 को देखिए और अब 2024 को देखिए, वो जो पीएम थे और आज वो जो बनेंगे और जिस चीज को वो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो और सारे मुद्दे अभी पेंडिंग है उसको लेकर चलेंगे, उस सरकार को लेकर चलेंगे, तो जिम्मेदारियां और वो चुनौतियां क्या उनके लिए नई नहीं है? मैंने इसीलिए वो टैगलाइन रखी, सरकार वही बट चुनौतियां बढ़ेंगी। काम जो करना है, आपके साथ दो लोग हैं जिनको आप नकार नहीं सकते हैं। जी राखी जी नमस्कार, मनीष जी को भी मेरा नमस्कार। आपने बिल्कुल ठीक कहा है, जब ये जो नई सरकार बन रही है, इस सरकार में मोदी 3.0 के लिए काफी सारी चुनौतियां होंगी, लेकिन वो चुनौतियां ऐसी नहीं है जैसा मनीष जी कह रहे थे कि उसको टैकल नहीं किया जा सकता है। राजनीति में अनफ्रिडल्ड पावर जो मिला था मोदी जी को, उसके बहुत सारे फायदे थे, बहुत सारे नुकसान भी होते हैं इनबिल्ट। फॉर एग्जाम्पल जो किसान बिल लाए, फॉर एग्जाम्पल जो पहले टर्म में ये भूमि अधिग्रहण बिल लेकर के आए थे, उसकी भी थी मंशा, मैं मानता हूं कि अच्छी थी, लेकिन डिबेट और डिस्कशन जितना रिक्वायर्ड था, बाद में चीजें आई और स्वयं बीजेपी के इनसाइडर्स ने माना कि जितना डिबेट डिस्कशन करके आना चाहिए था नहीं हुआ। अब क्या होगा, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ऐसे बड़े डिसीजन लेने के पहले ही डिबेट और डिस्कशन हुआ करेंगे। तो अब मेरा मानना है कि डिसीजंस और मैच्योर और स्टेबल टाइप के डिसीजंस होंगे। हाँ, एक बड़ी चीज क्या होगी, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपने चुनाव सभाओं के दौरान खुलेआम कहा कि इस देश में मुसलमानों के लिए आरक्षण अलग से किया जाए जो संवैधानिक नहीं है, या किसी भी धर्म के लिए धर्म के नाम पे आरक्षण किया जाए, इसको वो अपने जीते जी नहीं होने देंगे। लेकिन आपको पता है राखी जी की इन्हीं चुनाव प्रचार के दौरान उनके प्री पोल एलाई चंद्रबाबू नायडू, जिनकी अभी चर्चा कर रहे हैं हम लोग, उन्होंने आंध्र प्रदेश में चुनाव के दौरान कहा कि नहीं, मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। इसको लेकर के काफी चर्चा भी चुनाव के दौरान हुई कि मोदी जी खुलकर के चारों तरफ घूम घूम के कह रहे हैं कि मेरे जीते जी हमारे सरकार में रहते हुए हम पूरी जीवन ये कोशिश करेंगे कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात जो बिल्कुल असंवैधानिक है, हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर। और उन्हीं के एक पार्टनर ने चुनाव के दौरान ही कहा आंध्र प्रदेश में अपने राजनीतिक लाभ के लिए, मुसलमानों का वोट लेने के लिए, कि नहीं मिलना चाहिए आरक्षण। अब इन परिस्थितियों को, ये एक एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि जो मनीष जी कह रहे थे कि मुसलमानों को लेकर के, खासतौर से माइनॉरिटी वोट्स को लेकर के कोई बड़े डिसीजंस लेने में, जैसे कॉमन सिविल कोड लाना है। हाँ। अब कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू करना है, उसको करने का फैसला पहले जितना आसान होता, अब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही सरकार में इस फैसले को लेना और अंजाम तक पहुंचाना कठिन होगा, असंभव नहीं है। क्योंकि मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग ऐसा है कि वो जो मनीष जी सजेस्ट कर रहे थे कि ऐसा भी कर सकते हैं कि जो मुद्दा आपको कंट्रोवर्शियल लगता है कि आपका वोट बैंक खिसक सकता है, उसमें आप वॉकआउट कर जाइए, आप हमारे खिलाफ बोलिए भी सदन के अंदर, लेकिन आप वोटिंग में पार्टिसिपेट मत करिए। और दूसरा, मनीष जी ने बिल्कुल ठीक कहा, एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में एक अलग तरह की संगठन है और बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में बिल्कुल एक ऑफेंसिव और एक ऐसे अप्रोच पे काम करने वाला, बिल्कुल एक्टिव डायनामिक अप्रोच पे काम करने वाली पार्टी है, जो इससे संतुष्ट नहीं हो सकती है कि बिना बहुमत के वो सरकार चलाएं या सिर्फ चंद्रबाबू नायडू या नीतीश जी पर डिपेंड कर 5 साल की सत्ता वो चलाएंगे, जैसा वाजपेयी जी के समय में वाजपेयी जी को करना पड़ा था। हमें कई बार राखी जी याद आता है कि 1995 से 2004 तक चंद्रबाबू नायडू 2 टर्म मुख्यमंत्री थे, इसके पहले आंध्र प्रदेश में, और उसमें यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था। और अभी भी हमें याद है, उसमें मैं दिल्ली में कवर करता था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भी कई बार। तो चंद्रबाबू नायडू ने किस तरह से बिल क्लिंटन की जो ईयर 2000 की यात्रा थी भारत की, उस समय किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट का भारत यात्रा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था, आज भी दिया जाता है, बट उसमें बहुत ज्यादा महत्व दिया जाता था। उस समय चंद्रबाबू नायडू ने अपने अलायंस का
फायदा उठाकर के दबाव डालकर और बहुत अत्यधिक दबाव डालकर के वाजपेयी पर दिल्ली के अलावा एक रणथंभौर जाना था बिल क्लिंटन को अपनी बेटी के साथ भारत के टाइगर्स को देखने के लिए, और दूसरा उनको जाना था बेंगलोर की यात्रा थी क्योंकि वो साइबर सिटी की यात्रा थी उनकी। उस बेंगलोर की यात्रा को दबाव डलवा के चंद्रबाबू नायडू ने चेंज करवाया 11th आवर में, तब जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट की यात्राएं आमतौर पर कई महीने पहले तय होती है, उनकी सिक्योरिटी एजेंसी चेक करती हैं और लास्ट मिनट्स में नहीं चेंज होता है। और लास्ट मिनट्स में बेंगलोर की जगह वो यात्रा बिल क्लिंटन की हैदराबाद की हुई, सिर्फ इसलिए कि चंद्रबाबू नायडू उनकी यात्रा वहां करा करके एस्टेब्लिश करना चाहते थे कि भारत में एक और साइबर सिटी है बेंगलोर के अलावा, वो हैदराबाद। तो इतने हार्ड बार्गेनर चंद्रबाबू नायडू के साथ जो वाजपेयी के साथ वो करते थे, इस बार सरकार चलाना बड़ी चुनौती है। लेकिन मोदी जी एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं, अमित शाह एक अलग तरह के खिलाड़ी हैं, और अंदर खाने में ये बात पहले ही छन के आ रही है कि आज देखिए उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन के बैठक में नहीं आए हैं, तो उनसे एक इनर सर्किल्स में बातचीत हो रही है, बैक जो कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है कि उनको और इस तरह के लाइक माइंडेड लोगों को, अकाली दल को जिनके पास इतनी सीटें हैं कि ले आया जाए, और इन दोनों दलों में से किसी ने अगर कभी ब्लैकमेल करने की कोशिश की सरकार को, तो सरकार भी चलती रहे और कभी उनकी ब्लैकमेलिंग में मोदी गवर्नमेंट को ना रहे। बिल्कुल ठीक है। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है मनीषी, क्या आपको लगता है कि ये जो झटका लगा है जिन सीटों का, देखिए उसे स्वीकारना होगा। कुछ कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहां से शायद उम्मीद ऐसी थी नहीं, लेकिन हाँ साउथ से जो सीटें निकल कर आई वैसे भी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन मुझे तो लगता है कि हाँ वहां से भी चीजों को मतलब कुछ खोया है तो आपने कुछ पाया भी है, ये बिल्कुल मैं कह सकती हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन जिन सीटों का लॉस हुआ है इतने वक्त के बाद, क्योंकि लास्ट जो हमने इलेक्शन देखा और इस इलेक्शन को जो हम देख रहे हैं, तो बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जो लॉस हुआ है, क्या संगठन में भी बदलाव की ओर सोचना होगा? नई चुनौतियों में क्या ये हिस्सा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए? रखिए, संगठन में बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि इस जो यूपी का लॉस है वो इमेंस है, और वो लॉस सिर्फ इसलिए हुआ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गरीब जनता में, स्पेशली पिछड़ों और दलितों में ये मैसेज देने में सफल रही कि ये लोग तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे, ये लोग तुम्हारा संविधान बदल देंगे और तुम्हारी जमीन छीन लेंगे और ब्ला ब्ला। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे से अयोध्या या आगरा या पिनाहट या फतेहपुर सीकरी के लोगों से मेरी बातचीत के आधार पर बता रहा हूं। इस तरीके से मैसेज छोटे छोटे ग्रुपों में पहुंचाया गया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार हो गया। फिर उन्हें लगा राम मंदिर तो बन ही गया है, कृष्ण मंदिर भी अदालत बनवा ही देगी, भोलेनाथ का मंदिर तो बनारस में बन ही गया है, ये सब मामले तो निपट ही जाएंगे। अब क्या चिंता है, मोदी ना भी आए तो एक बार इसके भी 8,500 रुपये महीना ले लेते। तो कहीं ना कहीं संगठन की एक कमजोरी स्पष्ट रूप से सामने आई कि उनका कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं रहा, वो उनके वायदे को काट नहीं पाए। दूसरी तरफ अयोध्या के एक नेता लल्लू सिंह जो कि हारे हैं, उन्होंने कह दिया संविधान बदल देंगे, वहां से शुरू हुआ तब उसको रोक नहीं पाए कभी। जैसे याद होगा आपको पिछले इलेक्शन में बिहार में मोहन भागवत जी ने कह दिया था आरक्षण खत्म कर देंगे हम, एक हल्का सा मैसेज ऐसा दिया और बस वो क्लिप आज तक काम आ रही है उनके कांग्रेस वालों को। तो वो संगठन कहीं ना कहीं ये चीज नहीं कर पाया। मुझे तो लगता है कि जेपी नड्डा को भी बहुत कमजोरी रही। मुझे लगता है उनको अगला कार्यकाल नहीं मिलेगा, मेरे ख्याल वो एक्सटेंशन पे चल रहे हैं अभी, तो उनका कार्यकाल समाप्त हो ही जाएगा, वो इस्तीफा देगा, कार्यकाल पूरा हो जैसे भी हो। लेकिन आपको याद होगा जेपी नड्डा जी ने एक बड़ी गहरी बात कही थी। उन्होंने क्या कहा था, हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, और ये सबसे बड़ी बात थी। आप समझ लीजिए, इसमें या तो आरएसएस से सहमति थी, क्या था, लेकिन जनता को यह महसूस हुआ, इतना घमंड हो गया इन्हें कि आरएसएस जो बैकबोन है, आरएसएस के बिना आप छोटे से छोटे चुनाव जीतने में आपको मुश्किलें आएंगी। जिस उड़ीसा को जीतने में आपने आज आपको खुशी हो रही है, आरएसएस उसके लिए 25 साल से काम कर रही है, आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आरएसएस इस बात की सहमति हो कि धीरे धीरे आप इस बात को कहिए, लेकिन जनता को, आरएसएस के ग्राउंड वर्कर को ये बात पसंद नहीं आई होगी। उन्होंने कहा ठीक है, और आखिरी में सबने कहा आएगा तो मोदी, जब ये नारा चल गया है तो मोदी तो जीत ही रहे हैं,
ईवीएम तो हैक हो ही जाएगी, बस हम क्या करें। नतीजा खुद पीएम मोदी मुश्किलों से जीतते हैं, 1-1.5 लाख वोटों से जीतते हैं। होना क्या चाहिए, 10 लाख वोटों से जीतना चाहिए था मुझे। तो खैर यही सब वजह है। अब आगे 100% संगठन में कुछ चेंज होना चाहिए। देखिए महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस ने अपना इस्तीफा देने का ऑफर किया, नहीं लिया गया, अलग बात है। जो भी है स्पष्ट मैसेज स्पष्ट है। नड्डा जी का चूंकि ऑलरेडी टेन्योर एक्सटेंशन पे है, तो वो क्या इस्तीफा देंगे और क्या ही का कुछ होगा। पर मुझे लगता है कि चीजें आगे बढ़ जाएंगी और संगठन एक बार जब नया आएगा, नए अध्यक्ष आएंगे, तो कुछ ना कुछ नया काम जरूर होना होगा। पर विकास की राजनीति रुकेगी नहीं और तेजी से बढ़ेगी। मोदी जी को अब ज्यादा जैसे चक्रव्यूह तोड़ने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा ना, और तेजी से सड़क बनानी पड़ेगी और तेजी से काम करने होंगे। हाँ। और किसानों के मामले में जरूर कुछ ना कुछ करना होगा। बिल्कुल। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि समय की भी सीमा है, इंदुकांत जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो मुझे लगा है ये वाले नतीजे देखने के बाद, अब तो मैं कह सकती हूँ, पहले तो गाइडलाइंस थी इलेक्शन कमीशन की कि आप लहर नहीं बोल सकते, एक औरा नहीं बोल सकते, अब हम सब बोल सकते हैं। मुझे लगता है एक माहौल जिस तरह से बनाया गया था, 14 देख लीजिए, 19 देख लीजिए, फिर अब हम 24 में हैं, इवन इसमें भी हर जगह ये एक्सेप्ट किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि वो पीएम मोदी का चेहरा, वो फ्रंट चेहरा था जिसके लिए हर जगह बात की गई। और एक घमंड कह लीजिए या उनका कॉन्फिडेंस कह लीजिए, वो जो 400 पार था, तो मुझे ऐसा लगता है उसको लेके बहुत सारी बयानबाजी इस इलेक्शन में आई। लेकिन ये जो आंकड़ा, एक नंबर्स रुके हैं रिजल्ट के, मुझे लगता है इसने उस चीज को एकदम से ब्रेक किया है। तो ये जो आने वाले 5 साल होंगे, जो ये सरकार चलेगी, वो पीएम बनते हैं यदि एक बार फिर से, जिसके लिए पूरी तमाम प्रोसेस चल रही हैं, तो क्या ये 5 साल मोदी मैजिक की चमक को फिर से वापस लाने के लिए भी होंगे? वो चमक आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो 14-19 की जो चमक थी वो यहां पर एकदम से ब्रेक हुई है। आप समझिएगा, इसको हमको बहुत वैसे समझना पड़ेगा, नतीजे ही ऐसे आए। जी राखी जी, और एक चीज और बता दूं आपके दर्शकों के लिए चर्चा के दौरान ही, कि अभी का ब्रेकिंग है कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करे राष्ट्रपति भवन जा रहे प्रधानमंत्री, और उनके साथ उनके सहयोगी दलों के नेता भी जाएंगे, चाहे साथ में और कुछ लोग बाद में, क्योंकि सारे लोग आज एनडीए की बैठक के लिए आए हैं दिल्ली में। तो आज ही के दिन वो रात को 7:45 के आसपास का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, प्रेसिडेंट के पास दावा पेश करने प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो आप देखिए कि कितना फास्ट एक्टिविटी है। ऐसा नहीं कि इंतजार कर रहे हैं पिछली बार की तरह कि 1 हफ्ते 5 दिन, क्योंकि उनको पता है कि इन चीजों में वक्त नहीं गंवाना है, जाया नहीं करना और तेजी से काम करना है। जो बात कही आपने औरा की और चमक की, देखिए मैं खुद मानता हूं कि किसी भी चीज को बेचने की एक मियाद होती है। आपने सिर्फ एक चेहरा आगे कर दिया कि सब पे भारी एक, तो एक को आपने 2014 में बेचा, 2019 में बेचा, अब 2024 में भी बेचा, और उसी से रैली, उसी से रोड शो सब कुछ करवा रहे हैं। जी, कोई कितना भी पॉपुलर फिगर हो, जब आप उसको देखिए, आप हीरोज होते हैं पिक्चर में, उनका एक शो दिखाइए, थोड़े देर दिखाइए, रोज पिक्चर आने लगी है तो 5वीं 6वीं पिक्चर पिट जाती है। तो मैं ये मानता हूं कि मोदी के क्राफ्ट में, मोदी की पॉपुलैरिटी में कहीं कमी नहीं आई है, लेकिन सिर्फ मोदी को आगे करके चुनाव लड़ना एक गलत डिसीजन है। मोदी के पहले भी बीजेपी थी, वहां पे अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, वाजपेयी, तीनों एक साथ हुआ करते थे, बड़े नेता और भी नेता हुआ करते थे। तो मोदी की ही ये स्ट्रेटजी मैं मानता हूं, उनके बिना कहे ऐसा नहीं हो सकता है कि चुनाव मैदान में अब क्या हो गया भाजपा के लिए बड़ा संकट, कि जहां बड़ी भीड़ चाहिए, बड़े चीजों को जोड़ना है, बड़ा मैसेज देना है, वहां प्राइम मिनिस्टर के अलावा राजनाथ सिंह भी खड़े हो जाते हैं तो उतनी भीड़ नहीं होती है। और बाकी नेताओं को तो आप छोड़ दीजिए, जो भी फीता काटना है वो प्राइम मिनिस्टर काटते हैं, चाहे वो सड़क का मामला हो, हाईवेज का मामला हो, चाहे एयरपोर्ट का मामला हो। ऐसा न करके बाकी लोगों को भी मंत्रिमंडल के, अपने सांसदों को महत्व देकर के उनके कंस्टिट्यूएंसी में महत्वपूर्ण बनाना पड़ेगा, तभी वो अपने अस्तित्व की रक्षा करेंगे और उनके अस्तित्व से पार्टी के अस्तित्व की रक्षा होगी। और अगले 5 साल में जब बड़े बड़े काम होंगे और वास्तव में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, तो निश्चित तौर पर देखिए, काम से औरा बनता है, काम न करने से औरा खत्म होता है। उसके बड़े एग्जाम्पल आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं।
देखिए, और इन सब के बीच में एक और महत्वपूर्ण बात है कि अब उन नीतियों को प्रॉपर तरीके से धरातल पर उतारना है और उतार के दिखाना भी है, क्योंकि जो प्रॉमिसेस हैं, जो बात कही गई हैं, वो टास्क तो रहेगा ना, क्योंकि आपके कमिटमेंट अलग हैं और जो चीजें ऐसी सामने आई हैं वहां पे आपको दूसरों को भी साथ लेके चलना है। तो आपको बनाना तो है, आगे का रास्ता बनाना है, तो मेहनत तो करनी है। और अभी तो अच्छा है कि चलिए उस जगह पे आए हैं कि कम से कम सरकार बन रही है, वरना जिस हिसाब से ये पूरा मामला कल तक चल रहा था, रात तक कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। खैर मनीष जी, क्योंकि समय हो गया है, वापस नहीं आ पाऊंगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, ये है तो वही बात कि सरकार वही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार बन रही है एक बार फिर से, लेकिन चुनौतियां नहीं है। अब चुनौतियां किस तरह से नहीं है, ये हैं, और वो सारी बातें हमने इस चर्चा में करी हैं। खैर शपथ होने दीजिए, फिर कैसे कौन आगे आता है, किसको कितनी अहमियत मिल रही है, किस तरह से वो इस विकास की जो बात करके निकले तो उसको कितना ले जा पाएंगे साथ मिलकर, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।